Good morning, dear students. Today we are moving towards our new chapter, that is chapter number 5 of 11th biology, that is morphology of the flowering plants. Dear students, before this we have completed chapter number 1 and we are pausing the classification at that chapter 1 only and moving towards one of the most important chapter with respect to your NEET as well as routine exams. And one of the interesting chapter, you can say. Fine. So first of all, what do you mean by morphology? See, students, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें स्टडी करना है और पर्टिकुलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी करने के लिए आपके पास दो क्राइटेरिया रहते हैं. You can study the living organism in two different ways. एक होता है उसका मॉर्फोलॉजिकल स्टडी और दूसरा होता है उसका एनाटॉमिकल स्टडी. तो जो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी है उसका मतलब ये होता है द आउटर अपीयरेंस, मतलब जिसको आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं. ओके, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, जो बाहर से दिखता है. दूसरा होता है दैट इज योर एनाटॉमी, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर. मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो आपको बाहर से नहीं दिख रहा है, आपको ऑर्गेनिज्म को अंदर से ऑब्जर्व करना है, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी. ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द आउटर अपीयरेंस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं. ओके, तो एंजियोस्पर्म्स की ये मॉर्फोलॉजी के बारे में चैप्टर पूरा जो है वो डील करता है. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सो वी आर लुकिंग इनटू द चैप्टर. फाइन. तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. दूसरा, वी आर स्टडिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब के एंजियोस्पर्म्स, which are characterized by the presence of roots, stems, leaves, flowers and fruits. तो एंजियोस्पर्म में कौन कौन से पर्टिकुलरली पार्ट होते हैं? तो रूट सिस्टम है उसके पास, स्टेम्स आर देयर, लीव्स, फ्लावरिंग प्लांट्स है तो ऑब्वियसली फ्लावर्स, और अगर फ्लावर्स हैं तो फिर फ्रूट्स भी यहाँ पे होने वाले हैं. किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के दो सिस्टम रहते हैं. ओके, इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड इन टू मेजर पोर्शंस, तो एक होता है रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम. रूट सिस्टम जो है विच इज जियोट्रॉपिक. जियोट्रॉपिक का मतलब है जो अंडरग्राउंड है, मतलब सॉइल के डायरेक्शन में जिसकी ग्रोथ होने वाली है, दैट इज कॉल्ड रूट सिस्टम. दूसरा होता है शूट सिस्टम जो फोटोट्रॉपिक है. फोटोट्रॉपिक का मतलब जैसे जियोट्रॉपिक, जियो का मतलब होता है सॉइल, अर्थ. शूट सिस्टम है वो फोटोट्रॉपिक है, मतलब लाइट के डायरेक्शन में ग्रो करता है और इसीलिए उसकी ग्रोथ होती है अबोव द ग्राउंड. यू कैन सी ओवर हियर, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है दैट इज द सरफेस ऑफ द सॉइल. उसके नीचे जितना भी है दैट इज रूट सिस्टम, यू कैन सी. और यहाँ पे आप देख सकते हैं शूट सिस्टम, तो उसके ऊपर जो भी है दैट इज एंटायर शूट सिस्टम. मतलब उसमें स्टेम्स आ जाएंगे, ब्रांचेस आ जाएंगी, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सभी चीजें वहां पे आपको देखने मिलने वाली है. फाइन. द रूट, सबसे पहले हम रूट के बारे में देखेंगे. फाइन. सो रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट फॉर्म्ड फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो. तो हमें ये पता है कि कोई भी ये जो है प्लांट, उसका डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है? तो सीड से. और सीड में क्या होता है? एम्ब्रियो. जैसे यहाँ पे आपको ये सीड दिख रहा है. ओके, इसका जर्मिनेशन शुरू हो चुका है, ऐसा ये सीड है. जर्मिनेट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हुआ है. ओके, और यहाँ पे जो जंक्शन है जहाँ पे अभी कर्सर है, दैट लोकेशन इज नॉन एज रेडिकल. ओके, ये आगे डिटेल में हम देखने वाले हैं. तो दिस इज रेडिकल. ओके, और ये जो आप देख रहे हैं स्वॉलन पार्ट, मतलब जो कोटिलीडोन्स हैं एक्चुअली. ओके, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट में कोटिलीडोन्स रहते हैं, तो ये जो कोटिलीडोन्स हैं वो डेवलप होने वाले हैं फिर
in the you can say stem and all this, okay, stem, leaves and all this part, okay. तो रेडिकल में से ये एक नीट क्वेश्चन हो सकता है, रूट्स आर डेवलपिंग फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, तो दैट इज कॉल्ड रेडिकल। फाइन। तो प्लांट्स में पर्टिकुलरली फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रूट सिस्टम है उसके 3 टाइप्स है। एक है टैप रूट सिस्टम, दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम और तीसरा है एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। तीनों के बारे में हम वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। तो यू कैन सी टैप रूट सिस्टम के बारे में। तो टैप रूट सिस्टम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट्स, जिसको हम टैप रूट कहते हैं, एंड इट्स ब्रांचेस। तो ब्रांचेस है तो ऑब्वियसली लेटरल ग्रोथ होने वाली है, उसमें से इमर्ज आउट होकर निकलने वाला है। और ये जो ब्रांचेस है दोज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट्स, टर्शियरी रूट्स एंड सो ऑन, ओके। तो सबसे पहला होता है प्राइमरी रूट। तो यहाँ पे सॉइल के ठीक नीचे से पूरा जो है दैट इज रूट सिस्टम, और उसमें ये जो सेंटर में आपको जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है दैट इज द प्राइमरी रूट, द मेन रूट, ओके। और फिर ये जो दिख रहे हैं दोज आर द ब्रांचेस, ओके। तो ये सेकेंडरी और टर्शियरी रूट है, जिसको इन जनरल हम बोलते हैं लेटरल रूट्स, ओके। आप अगर सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं बोलना चाहते हैं तो कलेक्टिवली यू कैन से इट इज लेटरल रूट्स, ओके। टैप रूट सिस्टम आपको कौन से फ्लावरिंग प्लांट में देखने मिलता है? तो टैप रूट सिस्टम यू कैन ऑब्जर्व इन द डाइकोटिलिडोन्स या डाइकोट्स इन शॉर्ट। तो जनरली फ्लावरिंग प्लांट 2 तरह के रहते हैं, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स, ओके। ये जो पूरा चैप्टर है ये खत्म करने के बाद आप मोनोकोट और डाइकोट की मॉर्फोलॉजी का पूरा डिफरेंशिएशन डिटेल में लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों के बारे में पैरेलल चलने वाला है यहाँ पे। डाइकोट्स और मोनोकोट्स क्या डिफरेंस है जनरली, अगर यहाँ पे हमें डिस्कस करना है एटलीस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए, आपको समझ में आए इसलिए। तो जितने भी पल्सेस वगैरह हैं और फ्रूट्स वाले जितने भी ट्रीज हैं या प्लांट्स है यू कैन से, वो सारे डाइकोट्स हैं, ओके। लेकिन जितने भी ग्रेन्स हैं, मेज है, व्हीट है, बार्ले, राइस, ओके, ऑल दीज आर मोनोकोट्स, ओके। सिंपल पता कैसे चलता है? बहुत सारे क्राइटेरिया है आइडेंटिफाई करने के लिए, लीव से भी पता चल जाता है, सीड देख के भी पता चल जाता है, ओके। जिस सीड को आप 2 इक्वल हाफ में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे आप मूंग का सीड लीजिए, ग्राम चना का सीड लीजिए, ओके, उसको आप 2 इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, ओके, दैट इज डाइकोट, ओके। और मोनोकोट में ऐसा नहीं होता है, व्हीट को आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, राइस को आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब एक सेंट्रल एक्सिस से आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट इज मोनोकोट। मेज के सीड को आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ये आगे पूरा डिस्कशन चलेगा, तब मोनोकोट डाइकोट के बारे में और भी आइडिया आएगा आपको, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आए इसके लिए मैंने इतना आपको बताया है। प्राइमरी रूट इज द एलोंगेटेड फ्रॉम रेडिकल, ये पहले ही बता चुके हैं कि इसमें प्राइमरी रूट्स जो है वो रेडिकल से, जैसे यहाँ पे ये रेडिकल है और वहां से डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो अभी अभी मैंने आपको बताया जितने भी पल्सेस हैं, ओके, मस्टर्ड्स हैं, ओके, मस्टर्ड फैमिली के जो भी प्लांट है वो सारे के सारे यू कैन से आर ऑफ डाइकोट्स, और डाइकोट्स है इसलिए ये सारे के सारे टैपरूट सिस्टम वाले प्लांट्स हैं, ओके। फाइन, आप देख सकते हैं टैपरूट सिस्टम का एक एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट का यहाँ पे दिया है। तो बड़ी साइज का ये प्राइमरी रूट है और उसमें से ये छोटे छोटे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, दोज आर द लेटरल रूट्स, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स हैं ये, फाइन। दूसरा वाला जो रूट सिस्टम है दैट इज नोन एज फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइबर्स के जैसे, थ्रेड्स के जैसे ही पूरा डेवलप हुआ है। तो डाइकोट में अगर टैपरूट सिस्टम है तो बाकी बचा कौन? मोनोकोट। तो मोनोकोट में आपको फाइब्रस रूट सिस्टम देखने मिलने वाला है। सो इन मोनोकोटिलिडोन्स प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ द रूट्स। तो प्राइमरी रूट जो है वहां पे शॉर्ट लाइव्ड है, उसकी लाइफ स्पान बहुत छोटी है, एंड देन इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ द
रूट्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लार्ज नंबर ऑफ द रूट्स आपको फाइबर्स के जैसे, थ्रेड्स के जैसे पूरा अपीयरेंस दिख रहा है, बंच। These roots originate from the base of the stem to form fibrous root system. Okay, तो स्टेम के बेस से ही डायरेक्टली ये फाइब्रस रूट, जैसे ये स्टेम का बेस है यहाँ पे, और वहां से ये फाइब्रस रूट सिस्टम पूरा डेवलप होना शुरू हो चुका है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी ये हैं ग्रेन्स, ओके, वो सारे के सारे, और ग्रास फैमिली, उसके पास फाइबर रूट सिस्टम रहता है। आप ग्रास को भी पिक प्लग करिए, ओके, तो आपको पता चलेगा कि उसके पास भी फाइबर वाला ही रूट सिस्टम है। तो यहाँ पे एग्जांपल वीट का दिया है, आप राइस लिख सकते हैं, बार्ले लिख सकते हैं। ओके, थर्ड टाइप ऑफ द रूट सिस्टम इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अब एडवेंटिशियस रूट सिस्टम क्या है? ओके, तो ये ना ही सिर्फ मोनोकोट में बिलोंग करता है और ना ही डाइकोट में सिर्फ बिलोंग करता है। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम आप दोनों तरह के प्लांट में देख सकते हैं। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, तो नाम से ही पता चलता है, एडवेंटिशियस मतलब ऐसे रूट जो कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द पार्ट्स अदर देन रेडिकल। जनरली रूट्स कहाँ से डेवलप होते हैं? तो रेडिकल से डेवलप होते हैं, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एडवेंटेशियस रूट सिस्टम जो है, ओके, वो कहाँ से डेवलप होता है? तो एडवेंटेशियस रूट सिस्टम रेडिकल की जगह पे और किसी जगह से डेवलप होते हैं। फाइन, फॉर एग्जांपल ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियन ट्री, उसमें आपको एडवेंटेशियस रूट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दोज आर एडवेंटेशियस रूट्स। फाइन, सो दिस इज एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। इन द सेम वे यहाँ पे बनियन ट्री का फोटोग्राफ आपको दिख रहा है, तो उसमें भी ब्रांचेस में से ही यहाँ पे नए रूट्स डेवलप होते हैं, और दोज आर हैंगिंग रूट्स। ओके, तो सभी के बारे में डिटेल में हम देखने वाले हैं आगे। नाउ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज रीजन्स ऑफ द रूट। ये पोर्शन आपको अच्छे से समझना है, बिकॉज थियरी रूट की है, लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ द वर्ड, सिमिलर टाइप ऑफ द mechanisms you are going to study in future also। मतलब के 11th में ही आप वापस जो चैप्टर 15 है उसमें आप देखने वाले इसी तरह का एक डिस्कशन। ओके, और समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। फाइन, तो किसी भी रूट में इतने रीजन्स रहते हैं। एक तो होता है रूट कैप, सबसे आगे रूट कैप रहता है यहाँ पे। ओके, दूसरा है रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रूट कैप के ठीक बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और बहुत छोटा रीजन है, यू कैन सी, ये जितना भी आपको ब्रैकेट करके दिखाया है उतना ही रीजन है, दैट इज ऑफ रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। फिर है रीजन ऑफ द एलोंगेशन। ओके, तो ये बड़ा वाला पोर्शन जितना आपको दिख रहा है, दैट इज रीजन ऑफ द एलोंगेशन। फिर है रीजन ऑफ द मैच्योरेशन, तो ठीक उसके ऊपर आप देख सकते हैं रीजन ऑफ द मैच्योरेशन। उसके बाद जो है दैट इज रीजन ऑफ द मैच्योरेशन के साथ वहीं पे आपको दिख रहा है दैट इज रूट हेयर। ओके, तो यू कैन सी रूट कैप, region of the meristematic activity, region of the elongation, region of the maturation, और region of the maturation में ही root hairs। ओके, सभी के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। सबसे पहले होता है
that is you can see root cap. So it is the covering at the apex of the root. Okay, तो जो है रूट कैप, ओके, ये एपेक्स पे मतलब एपिकल टिप पे रहता है. दिस इज द एपिकल टिप ऑफ द रूट. और उसके ठीक आगे कैप. कैप हम क्यों पहनते हैं? जैसे हम कैप पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं? तो हम कैप पहनते हैं प्रोटेक्शन के लिए. तो इन द सेम वे रूट का भी जो कैप है वो प्रोटेक्शन पर्पस के लिए ही है. जो टेंडर एपेक्स है, फ्रेजाइल है, ब्रेक हो सकता है इजीली, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप है. अब ये तो रूट तो अंडरग्राउंड है ना, उसको कौन ब्रेक करेगा? ये क्वेश्चन हो सकता है. तो सीधी बात है, whenever the root is growing inside the soil, okay, at that time many times you can see pebbles है, stones है, okay, ऐसे अदर हार्ड मटेरियल्स है, वो उसके रास्ते में आते हैं. अगर वो वहां पे उसको टच कर गया मेरिस्टेमेटिक रीजन को, यहाँ पे ओके, चांसेस है कि वो वहां पे उसके प्रेशर से ब्रेक हो सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर ब्रेक हो गया मेरिस्टेमेटिक रीजन, तो डियर स्टूडेंट्स, मेरिस्टेमेटिक रीजन ही है कि जहाँ पे नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, नए सेल्स बनते हैं, और नए सेल्स बनेंगे तभी तो लेंथ बढ़ेगी. ओके, तो इस वजह से नए सेल्स को डैमेज ना हो, उसके लिए ही यहाँ पे आगे रूट कैप दिया जाता है. दिस इज द मेन पर्पस टू हैव रूट कैप ऑन द टैप रूट सिस्टम. ओके, फिर होता है दैट इज रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. ये यहाँ से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छे से. रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बहुत छोटा रीजन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. रीजन इज इट इज द लोकेशन वेयर द न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. नए सेल्स यहाँ पे बनते हैं. ओके, और नए सेल बनते इसका मतलब कि सेल्स की पॉपुलेशन यहाँ पे बनती है पूरी. ओके, तो जस्ट अबव द रूट कैप ये रीजन आपको देखने मिलेगा. वेरी शॉर्ट रीजन इज दैट. यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स होते हैं बहुत स्मॉल, थीन वॉल्ड, पतली सेल वॉल वाले होते हैं, लेकिन उनके पास साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस है, बहुत थिक साइटोप्लाज्म वहां पे उसके पास है. एंड दिस सेल्स डिवाइड रिपीटेडली, बार बार डिवाइड करते हैं. डिवाइड होने का मतलब क्या है? सी सेल्स आर डिवाइडिंग बाय माइटोसिस. जैसे आपने सुना होगा 10th में, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया है और अमीबा है, उसमें बाइनरी फिजन होता है, एक में से दो बनते हैं. तो इन द सेम वे हमारे भी जो सेल्स है एज वेल एज प्लांट के जो सेल्स हैं, उसमें बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे माइटोसिस से डिवाइड होते हैं. माइटोसिस का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, इक्वल डिवीजन मतलब एक में से दो, दो में से चार, चार में से आठ, ऐसे डबलिंग होता रहने वाला है. स्मॉल सेल्स रहने वाले हैं. इसको आप ऐसे समझिए कि नए बेबी सेल्स यहाँ पे बनने वाले हैं, और बेबी की साइज जैसे स्मॉल होती है ऐसे यहाँ पे सेल्स की साइज भी बहुत स्मॉल होती है. अब इसके ठीक बाद वाला जो रीजन आने वाला है दैट इज रीजन ऑफ द एलोंगेशन. तो नए सेल का बर्थ, नए सेल का जो बर्थ होगा तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ने वाली है. ओके, जस्ट आफ्टर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, दूसरा जो रीजन उसके बाद है दैट इज रीजन ऑफ द एलोंगेशन. आई होप यू आर गेटिंग माय वर्ड्स. आपको समझ में आ रहा है? रीजन ऑफ द एलोंगेशन, तो द रीजन just above the meristematic region, it is called region of the elongation. Here the cells undergo, see difference क्या है? Here the cells undergo rapid elongation and enlargement. इस particular region में क्या होता है? तो जो cells है वो elongate करते हैं. elongate करने का मतलब है साइज में, लेंथ में बढ़ना. एनलार्ज होना मतलब उसका मास बढ़ने वाला है. कौन से सेल्स? तो सी यहाँ पे जो नए सेल्स बने ना रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में, वही सेल यहाँ पे एलोंगेट करते हैं और एनलार्ज होते हैं. यहाँ पे नए सेल्स बनते जाते हैं और वो फिर यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में एलोंगेट करते जाते हैं और एनलार्ज होते जाते हैं. तो साइज बढ़ने वाली है,
ऑब्वियसली साइज, लेंथ, हाइट सब कुछ बढ़ेगा सेल्स का, तो अल्टीमेटली रूट की लेंथ भी बढ़ने वाली है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीजन, रूट की लेंथ को इंक्रीज करने में। और जितनी रूट की लेंथ इंक्रीज होगी उतना वो जमीन में बहुत नीचे तक जाएगा। ओके, जितना वो नीचे तक जाएगा उतना सरफेस एरिया उसका बढ़ेगा, उतना ही वो ज्यादा ग्राउंड एरिया कवर करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन एब्जॉर्ब मच अमाउंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जितनी रूट की लेंथ कम, उतना ये जो फंक्शन है वो कम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई रीजन ऑफ द एलोंगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वो रूट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। Now the third part, that is region of the maturation. तो जो region of the maturation है, ये वाला पार्ट जहाँ पे आपको ये रूट हेयर्स भी दिख रहे हैं, तो थोड़ी स्टोरी बनाते हैं। जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, ओके, तो यहाँ पे रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब नए बर्थ हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, न्यू बेबीज बर्थ हो रहे हैं। फिर क्या होता है, किसी भी चाइल्ड का बर्थ होता है तो सबसे पहला क्या होता है, क्या उसको कोई काम दे देते हैं हम कि आज से तुम्हारी ये ड्यूटी है? ऐसा तो होता नहीं है। तो पहले वो अपने मास और साइज में बढ़ता है, तो दैट इज कॉल्ड एनलार्जमेंट, एलोंगेशन। ओके, तो यहाँ पे वो होने वाला है। फिर एक बार उसकी साइज बढ़ गई, हाइट बढ़ गई, मास बढ़ गया, उसका मेंटल प्रॉपर्टीज है वो बढ़ गई। ओके, वो इंडिपेंडेंट हो सकता है, मतलब खुद काम कर सकता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको ड्यूटीज असाइन करते हैं, जैसे स्कूल में भेज दिया, नाउ यू हैव टू स्टडी। ओके, तो दैट इज कॉल्ड मैच्योरेशन फेज। वो अब मैच्योर होना शुरू कर रहा है, वो लर्निंग प्रोसेस में है, मतलब वो अब कुछ ना कुछ नया सीख रहा है। ओके, और सीखने के बाद फिर क्या करेगा, तो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। तो यू कैन सी यहाँ पे सेल्स के लिए भी ऐसा ही है, पहले बर्थ हुआ, फिर साइज में बढ़े, और साइज में बढ़ने के बाद फिर वो मैच्योर हुए। तो जो मैच्योर हुए हैं सेल्स, ओके, वो यहाँ पे रीजन ऑफ द मैच्योरेशन में आपको देखने मिलने वाले हैं। सो द रीजन विच इज प्रॉक्सिमल टू एलोंगेशन रीजन और जोन, दैट इज नोन एज रीजन ऑफ द मैच्योरेशन। यहाँ पे होता क्या है सेल्स के साथ, तो हियर द सेल्स डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है, जैसे किसी एक फैमिली में 3 चिल्ड्रन का बर्थ हुआ, ओके, तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक हो गया ये, बर्थ ऑफ 3 चिल्ड्रन। फिर तीनों की ग्रोथ हुई, दैट इज एलोंगेशन। ओके, मास में बढ़े, वो साइज में बढ़े, हाइट में बढ़े, सब कुछ। फिर मैच्योर होने के लिए आपने उनको पढ़ाना शुरू किया, एक को आपने आर्ट्स में एडमिशन दिलवाया, एक को कॉमर्स में, एक को साइंस में। तो क्या हुआ, तीनों का बर्थ एक साथ हुआ था, तीनों का जो साइज, शेप, अपीयरेंस भी एक साथ बढ़ा था, लेकिन बाद में ड्यूटीज असाइन करने के टाइम पे आपने सबको अलग कर दिया, दैट इज डिफरेंशिएशन। एक आर्ट्स में है, एक साइंस में, एक कॉमर्स में, ओके, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। एंड देन मैच्योर। ओके, फिर क्या करेगा, आर्ट्स वाला आर्ट्स के हिसाब से काम करेगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स के हिसाब से काम करेगा, साइंस वाला साइंस के हिसाब से काम करेगा, दैट इज कॉल्ड मैच्योरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेल्स के साथ भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे सेल्स तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए, बर्थ हो गए, साइज में बड़े भी हो गए। क्या सभी सेल को एक ही काम करना है? तो ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पे रूट में जितने भी पार्ट्स हैं, ओके, तो कुछ सेल को एपिडर्मिस का सेल बना दिया जाता है, कोई सेल जाइलम का बन जाता है, कोई फ्लोएम का बन जाता है, कोई कॉर्टेक्स रीजन का सेल बनता है, ऐसे अलग अलग, कोई रूट हेयर का सेल बनता है। ओके, तो सभी को अलग अलग ड्यूटीज असाइन की जाती है, और जब तक वो सरवाइव करते हैं, लाइव होते हैं, तब तक वो लाइफ टाइम के लिए वही ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक अस। तो ये एनालॉजी हमने सेट करने का ट्राई किया है, जैसे आपको अच्छे से समझ में आ सके। फाइन, नाउ रूट हेयर्स। तो आप देख सकते हैं रूट हेयर्स ना ही रूट कैप वाले पोर्शन पे है, ना ही मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले पोर्शन में है, ना ही एलोंगेशन वाले पोर्शन में है। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ द मैच्योरेशन। जहां से रीजन ऑफ द मैच्योरेशन शुरू होता है, वहीं से आपको रूट हेयर देखने मिल सकते हैं। ओके, सो very fine delicate thread like structures formed from epidermal cells in region behind रीजन ऑफ द एलोंगेशन। तो जस्ट आफ्टर द रीजन ऑफ द एलोंगेशन आपको ये रूट हेड्स देखने मिलने वाला है।
हेयर्स क्यों दिए गए हैं रूट को? तो सी, अगर रूट हेयर निकाल दीजिए तो क्या बचेगा? ये सेंट्रल वाला पूरा एक्सिस आपको जो दिख रहा है, इट विल बी ओनली द रूट। तो वो सीधा जैसे ही ग्राउंड में ग्रो करेगा, होगा क्या? तो रूट का काम क्या है? टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ओके, एक ये पर्पस है। तो अगर ये सेंट्रल एक्सिस वाला ही पोर्शन रहेगा तो वो जितनी सॉइल के कांटेक्ट में आएगा वहीं से वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर सकता है, नॉट फ्रॉम द पेरिफेरी। इन रीजन्स में से कौन करेगा? ये साइड वाले रीजन्स में से। ओके, एंड दैट्स व्हाई रूट हेयर्स हैव बीन डेवलप्ड। होगा क्या? रूट हेयर डेवलप होने की वजह से एक तो रूट का जो ओवरऑल सरफेस एरिया है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। आप सरफेस एरिया वाली थियोरी पढ़ चुके होंगे। ओके, सरफेस एरिया ऑफ द रूट इज गोइंग टू इंक्रीज। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना सॉइल के साथ कांटेक्ट बढ़ेगा। जितना सॉइल के साथ कांटेक्ट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा वाटर और मिनरल एक रूट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज बेनिफिशियल टू हैव रूट हेयर टू गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से होने वाली है। ओके, फाइब्रस रूट में रूट हेयर आपको देखने नहीं मिलेंगे। रीजन है कि वहां पे खुद रूट ही फाइबर बन चुके हैं, थ्रेड लाइक। ओके, तो ऑलरेडी सरफेस एरिया बढ़ गया है। ओके, तो ये आपको देखने मिलेगा टैपरूट सिस्टम में। फाइन, तो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू हो रहा है, तो ध्यान अच्छे से रखिएगा। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। तो बहुत बार रूट में आपको मॉडिफिकेशंस देखने मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं। So in some of the plants, roots are modified to perform functions other than the absorption and conduction. जनरली किसी भी रूट का काम क्या होता है? तो मेन फंक्शन दो होते हैं किसी भी रूट के लिए। एक तो होता है एंकरेज ऑफ द प्लांट टू द सॉइल, मतलब अच्छे से प्लांट को जकड़ के रखना सॉइल में। ओके, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल एंड वाटर। ये मेन दो फंक्शन है किसी भी रूट के लिए। लेकिन उसके अलावा भी रूट्स कुछ और फंक्शन करते हैं मॉडिफाई होके। ओके, तो एक होता है मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज। ओके, दूसरा है प्रॉप रूट, इट इज वन ऑफ द मॉडिफिकेशन। दूसरा होता है स्टिल्ट रूट, और उसके बाद द लास्ट वन इज अ न्यूमेटोफोर्स। तो चार तरह के मॉडिफिकेशन है रूट के। ओके, एक तो फूड स्टोरेज के लिए स्वॉलन रूट्स, then prop roots, then stilt roots, and then pneumatophores. Okay, we are going to study one by one about all these four. Fine. Swollen roots for the food storage. तो आप देख सकते हैं कैरट, स्वीट पोटैटो, टर्निप्स, बीट। ओके, इन सभी में क्या है? तो इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स फॉर फूड स्टोरेज। एक्चुअली ये रूट्स हैं, लेकिन फूड स्टोरेज करने के लिए कितने थिक हो जाते हैं ये सभी रूट्स आपने देखे ही ऑलरेडी। ओके, तो टैप रूट्स ऑफ द कैरेट, कैरेट के टैप रूट ही हुए। और कैरेट को हम देखते हैं तो उसके ऊपर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं, दोज आर द लेटरल रूट्स। फिर टर्निप एंड एडवेंटेशियस रूट्स ऑफ द स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो के जो एडवेंटेशियस रूट्स हैं, ओके, वो भी मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट है फॉर फूड स्टोरेज। तो ये फूड स्टोरेज किसके लिए करते हैं? हमारे लिए करते हैं, क्योंकि हम इन सब चीजों को वैसे भी खाते हैं। लेकिन ये हमारे लिए फूड स्टोरेज नहीं है, ये प्लांट के खुद के लिए है। कैरेट के प्लांट के लिए, स्वीट पोटैटो और टर्निप के प्लांट के लिए। क्यों? तो whenever there is a अनफेवरेबल कंडीशन, जब प्लांट अच्छे से फूड सिंथेसिस नहीं कर सकता है, हमें पता है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, मतलब वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इतना हम 10th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं है तब इस पे ब्रेक लग जाती है, अच्छे से वो फूड स्टोरेज अरे फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग प्रॉपर फोटोसिंथेसिस। तो इस वजह से कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें उसके रूट्स जो हैं वो फूड को स्टोर करके रखते हैं, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब वो प्लांट इनके खुद के रूट में से ही फूड को गेन करता है। ओके, तो कैरेट है, स्वीट पोटैटो, टर्निप, इन सब में ऐसे ही होता है। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ओके, बिकॉज इसमें से ही नीट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स फॉर फूड स्टोरेज। तो आपको एक एग्जाम्पल सपोज
कैरेट दे दिया जाएगा। 3 एग्जाम्पल स्टेम के हो सकते हैं। तो कैरेट इज अ करेक्ट आंसर फॉर रूट। ओके, तो ये आपको नाम याद रखना है, एग्जाम्पल ऑब्वियसली याद रखना है, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रॉप रूट्स, तो बनियन ट्री का एग्जाम्पल हमें पता है। तो बनियन ट्री में ऐसे हैंगिंग स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिलते हैं विच आर एक्चुअली प्रॉप रूट्स। ओके, और ये नीचे जमीन तक फैलने के बाद वो अंडरग्राउंड भी होते हैं। बनियन ट्री को यहाँ पे ब्रांचेस पे क्यों दिए गए हैं रूट्स, ये भी समझना जरूरी है। तो रीजन इज, बनियन ट्री के जो ब्रांचेस है वो बहुत हैवी होते हैं, और बनियन ट्री का पूरा कैनोपी आप देखेंगे तो बहुत फैला हुआ होता है। प्रॉब्लम क्या है उसमें? प्रॉब्लम ये है कि ब्रांचेस का वेट इतना है कि अगर वो नीचे से उसको सपोर्ट नहीं दिया जाएगा तो इट कैन ब्रेक अप, वो ब्रेक हो जाएंगे ट्री पर से। तो इसी वजह से उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट देने के लिए ही ये प्रॉपर रूट दिए जाते हैं बनियन ट्री में। सो इट इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ सम एक्स्ट्रा वर्क ऑफ द रूट्स। देन स्टिल्ट रूट्स, तो स्टिल्ट रूट भी जैसे प्रॉप रूट है वैसे ही स्टिल्ट रूट है। ओके, बनियन ट्री में जैसे प्रॉप रूट थे, ब्रांचेस पे डेवलप होते थे, लेकिन स्टिल्ट रूट ब्रांचेस से डेवलप नहीं होते हैं। ये आपको जनरली जो स्टेम है उसके नोड्स पर से डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे मेज का यहाँ पे आपको दिखा है प्लांट, और ये जो है पूरे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दीज आर स्टिल्ट रूट्स। ओके, तो शुगर कैन में भी ऐसा ही रहता है। तो मेज एंड शुगर कैन आर द एग्जाम्पल। मेज और शुगर कैन दोनों मोनोकोट्स हैं, तो स्टिल्ट रूट्स आर एग्जाम्पल ऑफ द मोनोकोट प्लांट्स। प्रॉप रूट है वो बनियन ट्री में ही देखने मिलते हैं, लेकिन बनियन ट्री जो है वो डाइकोट प्लांट है। ओके, तो इस तरह से भी आपको याद रखना है। बेनिफिट क्या है? तो अगेन मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, बिकॉज हमें पता है कि मेज जो है उसमें फाइब्रस रूट रहने वाला है, बिकॉज इट इज मोनोकोट, तो इतना उसको एनकरेज नहीं मिलने वाला है। ओके, इसीलिए मेज में और मेज में जब ये लगते हैं फ्रूट्स, ओके, तो उस टाइम पे वेट उसके ब्रांचेस का बढ़ जाता है। ओके, और वो गिर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे सपोर्ट के लिए नेचर ने उसको स्टिल्ट रूट दिया। इन द सेम वे शुगर कैन के भी लेंथ बहुत बड़ी होती है, ओके, और वो भी स्टेबल नहीं रह सकता, और दैट्स वाई वहां पे भी आपको ऐसे स्टिल्ट रूट देखने मिलेंगे। सो इट इज वन ऑफ द गुड प्रोविजन ऑफ द नेचर। ओके, देन न्यूमेटोफोर्स, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सो न्यूमेटोफोर्स जनरली अभी तक हमने जो रूट्स देखे वो होते कैसे हैं? जियोट्रॉपिक, मतलब विच आर अल्टीमेटली ट्राइंग टू ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द सॉइल। ये उससे रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब फोटोट्रॉपिक, एंटी जियोट्रॉपिक है। ओके, रिवर्स डायरेक्शन में मतलब सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। ऐसा क्यों है? सो द रूट्स दैट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स टू गेट ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन आर नोन एज न्यूमेटोफोर्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन भी है। ऑक्सीजन गेन करने के लिए प्लांट को भी रेस्पिरेशन करना होता है। सॉइल में जो ऑक्सीजन रहता है पोरस सॉइल में, उसमें से वो प्लांट के जो रूट्स हैं वो रेस्पिरेशन कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि मार्शी एरियाज जो रहते हैं, स्वैम्पी एरियाज रहते हैं, मड वाला जो पूरा एरिया रहता है जहाँ पे वाटर लॉगिंग है, मड बन चुकी है सॉइल पूरी, ओके, वहां पे ऑक्सीजन उसको नहीं मिल सकता है। तो इस वजह से, मतलब किसी तालाब के किनारे वाला पूरा एरिया है, सी शोर है, ओके, वहां पे मैंग्रोव जो ग्रो कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से ऑक्सीजन उसके रूट को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पूरा एरिया स्वैम्पी बन चुका है, मड वाला है पूरा एरिया। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे एग्जांपल भी आपको जो दिया गया है दैट इज ऑफ मैंग्रोव। ओके, राइजोफोरा, इट इज अ टाइप ऑफ अ मैंग्रोव। ओके, और ये आपको कील के जैसे, नेल के जैसे जो दिख रहे हैं बाहर निकले हुए, these are actually roots of the mangrove, कितने फैले हुए हैं, you can see. Okay, so pneumatophores is one such example. Fine, to have some special kind of the function that is for respiration, they are coming out, और उसके ऊपर आपको ऐसे पूरा स्ट्रक्चर्स भी देखने मिलेंगे इन रूट्स पे, जो रेस्पिरेशन करने के लिए अच्छे से ऑक्सीजन गेन करने का काम करते हैं। So this is the about modification of the roots. At the end
of the root section, functions of the root. Okay, तो जनरली रूट्स के जो फंक्शन है उसमें सबसे पहला फंक्शन तो है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, इसीलिए तो रूट होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में एब्जॉर्ब करने के लिए, ओके, मिनरल्स एंड वाटर। दूसरा है प्रॉपर एनकरेज प्रोवाइड करने के लिए, आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े ट्री को अच्छे से जकड़ के रखते हैं सॉइल के साथ ताकि वो गिर ना जाए, तो ये तो किसी भी रूट के लिए कॉमन फंक्शन है। दो, तीसरा है फूड स्टोरेज के लिए, ओके, रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल क्यों चाहिए, हमारे घर में भी हम रखते हैं सब ग्रेन्स वगैरह रिजर्व, तो क्यों रखते हैं, तो अनफेवरेबल कंडीशन जब भी हो, जैसे अभी लॉकडाउन है तो हम बाहर नहीं जा सकते हैं, कैसे लाएंगे सब चीजें, तो द रिजर्व फूड विच इज प्रेजेंट इन योर होम यू कैन यूज इट। तो ऐसे ही प्लांट भी अपने लिए खुद प्रोविजन करते हैं, ओके। फिर है सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये नया फंक्शन आपको जानने मिला है। तो प्लांट के जैसे हमारे में हार्मोन्स होते हैं, ऐसे प्लांट के पास भी उसके खुद के हार्मोन्स हैं। 5 अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं प्लांट के पास, ये आप स्टडी करने वाले हैं 11th में ही। तो कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं प्लांट के जो रूट्स में सिंथेसाइज होते हैं, ओके, और पूरे फिर बाद में पूरे प्लांट को वो मिलते हैं, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं रूट्स के, ओके। तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, ये जो अभी स्टिल्ट रूट प्रॉप रूट वाले भी जो एग्जांपल्स थे वो भी आप ऐड कर सकते हैं। 4 फंक्शन तो ये कॉमन आपको अभी बताए हैं, ओके। इसमें आप ऐड क्या कर सकते हैं, तो फॉर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, फॉर एग्जांपल स्टिल्ट रूट ऑफ द मेज एंड प्रॉप रूट ऑफ द बनियन ट्री, ये आप लिख सकते हैं। फॉर रेस्पिरेशन टू टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट, ओके। तो उसमें आप लिख सकते हैं न्यूमेटोफोर्स ऑफ द राइजोफोरा, ये आप लिख सकते हैं। तो ये 2 और फंक्शन भी आप इसमें इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, फाइन। So this is about the root system of the plant, okay. In next lecture we are going to start with the stem, और stem के जितने भी पार्ट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, फाइन। About root system, if you are having any doubt, okay, you can call me, you can message me, okay. Fine, so in next session we are going to start with the stem. So till then, goodbye.